नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। खबर महाराजगंज से है, जहां विधायक ने सड़क निर्माण में धांधली का आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। विधायक जयमंगल कनौजिया ने पीडब्ल्यूडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सड़क निर्माण में खराब मटेरियल लगाने का आरोप लगाया है विधायक ने, और सिसवा सिंदुरिया सड़क निर्माण में धांधली करने का आरोप लगाया है। और विधायक ने प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी से इसकी शिकायत की है और साथ ही जिला अधिकारी को भी इस पूरे धांधली में, इस पूरे मामले से अवगत करवाया है। और साथ में आपको यह भी बता दें कि सदर सीट से बीजेपी के विधायक हैं जयमंगल कनौजिया, और धांधली करने का यह पूरा मामला है। सिंदुरिया रोड एक तो बहुत खराब था। माननीय मंत्री जी हम सब लोगों ने मिल करके, श्री पंकज चौधरी भारत सरकार वित्त राज्य मंत्री और हम सब मिल करके उस रोड के स्वीकृति कराए, लगभग 15 किलोमीटर। उस रोड पे जो गिट्टी पड़ा है, गिट्टी एक डाला का होता है, एक अहिरौला का होता है। अहिरौला का गिट्टी कच्चा होता है, जो कभी किसी सड़क में प्रयोग में नहीं लिया जाता है। ठेकेदार द्वारा पीडब्ल्यूडी के एक्शियन जे सारे कर्मचारी मिलकर के टोटल अहिरौला का गिट्टी डाले हैं, जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी सूचना मैं प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी आदरणीय चौहान जी को दिया हूं। अभी जिलाधिकारी महोदय को देकर आ रहा हूं कि इसकी टीम गठित करके जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है, उनका कहना जो चूंकि वो पढ़े लिखे एक्शियन है, उनको ज्यादा जानकारी है, और जो मुझे जानकारी है कि अहिरौला की गिट्टी पड़ा है, जांच होगी, पानी के पानी साफ हो जाएगा, सब कुछ निश्चित जांच होगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार में, योगी जी की सरकार में कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता है, यानी किसी को भ्रष्टाचार करने की छूट दी जा सकती है। कहीं बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार की छवि कुछ चंद लोगों भ्रष्टाचारियों के नाते सरकार की छवि धूमिल नहीं हो सकती। इसी के लिए हम सब पहरेदारी करते हैं और जांच इसकी होगी, दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सदर सीट से बीजेपी के विधायक है जयमंगल कनौजिया, और जिसको आप सुन रहे थे। अब रुक करेंगे हम अपने सहयोगी मोहम्मद आसिफ की ओर। आसिफ हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी लखनऊ से। आसिफ, क्या कुछ पूरा मामला है? पूरा ये कहा जा रहा है कि भाई धांधली हो गया है, विधायक जी किस बात को लेकर भड़के हुए हैं, मामला क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए शिवम, पूरा मामला यूपी के महाराजगंज जिले का है, जहां पर सिसवा सिंदुरिया मार्ग बन रहा था, सड़क निर्माण कार्य चल रहा था। इस पर विधायक पूरी तरह से फायर हो गए और बीजेपी विधायक जयमंगल कनौजिया ने बड़ा आरोप भी लगाया। कहा कि सड़क निर्माण में धांधली की जा रही है, घटिया सामग्री लगाई जा रही है, इससे सरकार की मंशा जो है पास नहीं होगी। लोगों की नजर में आएगा कि सरकार जो है इस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहती। और जिस तरह से एक बड़ा आरोप भी लगाया है बीजेपी सदर विधायक ने, उनका कहना है कि साफ तौर पर की जो अधिकारी हैं वह जो है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति को पूरी तरह से पलीता लगा रहे हैं। इस मामले में विधायक ने डीएम से भी शिकायत किया है और साथ ही साथ जो है उच्चाधिकारियों के अलावा जो है प्रमुख सचिव से इस मामले की शिकायत की गई है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से बीजेपी के ही विधायक ने मोर्चा खोला है, सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किए जाने की बात कही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से सड़कों की गुणवत्ता को लेकर चाहे पीडब्ल्यूडी मंत्री हो या फिर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ हो, वह जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। लेकिन अगर सीएम बात करें सड़क निर्माण में घटिया सामग्री की, तो इससे पहले ही कानपुर में भी एक इसी तरह का मामला सामने आया था, जिसमें जो पुल की मरम्मत की गई थी उसमें भी घटिया सामग्री का उपयोग किया गया था, और यहाँ पर भी बीजेपी विधायक ने सवाल खड़े किए थे। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से सरकार के निर्देश है उसको अमल में नहीं ला रहे हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अफसर हैं, और यह कहा जा सकता है कि इस मामले में अब बीजेपी विधायक मुखर हो गए हैं, अधिकारियों की टीम हरकत में भी, 嗯 आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सीएम यह है कि आखिर
जो पैसा जनता का पैसा होता है, जनता के टैक्स का पैसा होता है, उसे किस तरह अधिकारी खराब करते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। और इस मामले में कड़ा से कड़ा एक्शन लेने की मांग भी तेज हो गई है और कड़ा से कड़ा एक्शन लेना भी चाहिए, क्योंकि अगर घटिया सामग्री से सड़क बनेगी तो जल्द से जल्द उखड़ जाएगी और सरकार पर लोग उंगली उठाएंगे उसकी नीतियों पर। जी शिवम। आसिफ, ये जो सड़क पे धांधली का आरोप लगाया जा रहा है, जो जयमंगल कनौजिया विधायक जी जो जिस सड़क का जिक्र कर रहे हैं कि उसमें घटिया सामग्री डाली गई है, सड़क का लगभग कितने किलोमीटर की सड़क है, एक तो वो बता दीजिए। और दूसरा ये कि विधायक जिस तरीके से मुखर होकर ये कह रहे हैं कि इसमें जो भी संलिप्त होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो ये तो जो जनता के जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो ऐसे ही प्रमुखता के साथ इन धांधली अधिकारियों की लापरवाही अगर इनको सामने लाएं तो ऐसे तो जनता का भला ही होगा। तो विधायक जी की अच्छी पहल मानी जा सकती है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर शिवम, अगर बात करें सड़क की लंबाई की तो सड़क की लंबाई करीब 5 किलोमीटर है लगभग, और इस निर्माण में लाखों रुपए खर्च भी किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से जो भ्रष्टाचार के मामले की शिकायत हुई है, यह अपने आप में एक गंभीर प्रश्न भी है। और जिस तरह से बीजेपी खुद सरकार में के विधायक ने भ्रष्टाचार का मामला उठाया है, कहीं न कहीं बड़ी हिम्मत भी बीजेपी विधायक जयमंगल कनौजिया ने किया है, क्योंकि जिस तरह से मामले आते हैं सरकार पर सवाल खड़े होते हैं और बीजेपी के ही नेता उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन महाराजगंज के सदर विधायक की यह जो मांग है जायज भी है और जनता कहीं न कहीं उन्हें सिराकों पर भी बैठाने के काम करेगी, क्योंकि जिस तरह से घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है सड़क निर्माण में, उस पर बीजेपी विधायक ने आवाज उठाई। हालांकि कुछ एक ऐसे विधायक हैं जो विपक्ष में भी है और वह सड़क निर्माण को लेकर मुखर होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मामला बीजेपी से जुड़ा है और खुद बीजेपी विधायक जो है अफसरों पर की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं और भ्रष्टाचार। ठीक है आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान उपचुनाव में देवली उनियारा सीट से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। मतदान केंद्र पर नोक-झोंक के बाद मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया और उन्होंने यह आरोप लगाया था नरेश मीणा ने कि ईवीएम में उनका सिंबल हल्का नजर आ रहा है। मीणा ने इसके पीछे साजिश का भी आरोप लगाया और इसी मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर करने जब समरावत बूथ पर वो पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें मतदान केंद्र परिसर से बाहर निकाल दिया। तभी नरेश मीणा ने विरोध जाहिर किया और जिसके चलते धक्का मुक्की की नौबत आई और इतना ही नहीं, ये धक्का मुक्की थप्पड़बाजी में तब्दील हो गई। तो अधिकारियों से गाली गलौज भी की ऐसा बताया जा रहा है नरेश मीणा ने, और मामला अब इतना गरमाया हुआ है कि नरेश मीणा ने आपा खोया मामला गरमाने के बाद और अधिकारी को चपेट लगा। तो मौके पर एडिशनल एसपी ब्रजेश सिंह भाटी भी मौजूद थे। देवली उनियारा विधानसभा सीट से निर्दलीय उपचुनाव लड़ रहे कांग्रेस के बागी नेता नरेश मीणा एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारकर अब मुश्किल में फंस गए। एक तरफ आरएस एसोसिएशन उनके खिलाफ सड़क पर उतर आया और गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, तो दूसरी ओर टोंक एसपी ने समरावता में भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर बुला लिया और इससे मतदान के बीच में ही इलाके में स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ धरने पर जाकर बैठ गए और मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी को नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा। उसके बाद भारी बवाल, भारी विवाद हो गया। ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। मैं समरावता में लोगों के बीच धरने पे बैठा हूँ। इस पंचायत की ये मांग है कि इनको उनियारा उपखंड से हटा के और देवली उपखंड में डाल दिया। उनियारा इनके 15 किलोमीटर पड़ता है और देवली इनके 50 किलोमीटर पड़ता है। इन पूरे गांव वासियों की एक मांग है कि कलेक्टर साहिबा यहाँ आए और यहाँ हमें
आश्वस्त करे और यहाँ से सीएम को लेटर लिखे कि इन पंचायत को वापस से उनियारा डाला जाए। लेकिन जैसे अभी मैं धरने में बैठा था 2-3 घंटे से, अभी एक एसडीएम जो यहाँ लगा हुआ है उसने यहाँ से चुपके से 3 वोटर को, जो उनके अंडर में कोई कर्मचारी है, उनको ले जाकर 3 वोट डलवा दिए। उस बात पर ये जनता उग्र हो गई थी, लेकिन अभी मामला शांत है। मैं आप सभी जो लोग मेरी आवाज जा रही है, आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि सारी फोर्स देवली उनियारा टॉप की सारी पुलिस मेरे पास बैठी है, मैंने इनको यहाँ बिठा रखा है। आप फ्री हैंड हो, आपको 100% मतदान करना है। अब आपको कैसे करना आप जानो, मुझे आपसे 100% मतदान चाहिए। मैं जिस भी पोलिंग को सबसे ज्यादा मतदान होगा, कल से उन्हीं के दर्शन करने आऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ बैठा हूँ, सारी फोर्स मेरे आगे पीछे डोल रही है। आप निश्चिंत होकर मतदान करें, ठोक कर मतदान करें, जमकर मतदान करें, ठोक दो, ठोक दो, ठोक दो। कुछ इस तरीके से नरेश मीणा ने अधिकारी को थप्पड़ मारा। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। कुलदीप, वोटिंग परसेंटेज पे तो बाद में आएंगे, ये जो वोटिंग प्रक्रिया के बीच में ये भारी विवाद देखने को मिला देवली उनियारा सीट पर, ये विवाद कहां तक गया? अभी क्या कुछ कार्रवाई की गई इस पूरे मामले में? क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास कुलदीप? देखिए, देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ और जहां हम देखते हैं कि अब तक जो उपचुनाव हुए हैं उसमें पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट, ये तमाम चीजें सामने आती है, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी पर हाथ उठाया गया, वो भी एक प्रेस के माध्यम से। तो इस पूरे मामले को लेकर अब जो प्रशासनिक अमला है वो कहीं ना कहीं सतर्क नजर आ रहा है। ने खुद ये कहा है कि उनके खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और हालांकि इतना ही नहीं, खुद अब जो राजस्थान जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है यानी आरएएफ है, उन्होंने भी आज के अंदर सचिवालय में एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने कार्रवाई की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है और साथ ही सचिव ने ये साफ कहा है कि कोई खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार करे, क्योंकि एक सरकारी कार्य में लगे हुए अधिकारियों पर इस तरीके का बर्ताव वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में ये समाहित किया जाएगा। और यही वजह है कि अब जो नरेश मीणा है उसकी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि फिलहाल जो उपखंड क्षेत्र है वहां पर वोट अभी भी चल रही है, क्योंकि लोगों का विरोध हुआ था और लोगों के विरोध के बाद कलेक्टर खुद वहां पर पहुंचे और 3 बजे से वोटिंग अभी चल रही है और वोटिंग के दौरान तमाम जो सुरक्षा बल वहां पर मौजूद किया गया है। हालांकि नरेश मीणा के खिलाफ अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और ये भी माना जा रहा है कि नरेश मीणा के खिलाफ जैसे ही चुनाव संपन्न होंगे पुलिस कहीं ना कहीं कार्रवाई कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नरेश मीणा अभी भी अपने जो कार्यकर्ताओं के साथ, अपने लोगों के साथ वहां पर डटे हुए हैं। और जहां हमने देखा कि दोपहर के बाद ये कांड हुआ था, वहां पर नरेश मीणा ने साफ कहा था कि जिस तरीके का जो एक्शन यहाँ पर प्रशासन के द्वारा से लिया गया था, लोगों में इस बात का आक्रोश था और लोग कहीं ना कहीं आक्रोशित हुए। इस दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, लेकिन अब लोग उसके साथ प्रशासनिक जो रवैया है। ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा। तो वहीं यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आयोग की 2 बड़ी भर्ती परीक्षा पीसीएस प्री 2024 और 2023 प्रारंभिक परीक्षा एक दिन एक शिफ्ट में कराए जाने की मांग को लेकर आंदोलनरत छात्रों का लगातार तीसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी है। और इसके साथ ही प्रतियोगी छात्र नॉर्मलाइजेशन का भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब तक आयोग की ओर से कोई आश्वासन न मिलने के चलते प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन वो चालू है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लोक सेवा आयोग के बाहर नए नियमों को लेकर के जिस तरह से आक्रोश है, प्रदर्शन है, वो दूसरे दिन भी जारी। आप देख सकते हैं ये लोक सेवा आयोग के बाहर का दृश्य है, जहाँ पे बड़ी संख्या में प्रदर्शन जारी है। खासतौर से जो छात्राएं हैं वो भी प्रदर्शन में शामिल है, क्योंकि उनको भी ये नियम पसंद नहीं है। इस नियम के जरिए उनको सेवा आयोग के बाहर ये तीसरा दिन है। आप देख सकते हैं ये गेट है और जिस तरह से ये वो अभ्यर्थी है जो पूरे साथ तैयारी करते हैं, इनके पास समय नहीं होता है। टाइम मैनेजमेंट इनके लिए बहुत
बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि ये लोग सड़कों पर हैं। सिर्फ छात्राएं भी उनका साथ दे रही हैं। यकीनन उनकी दर्द की पीड़ा ज़्यादा है और वो जो नई प्रणाली है उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। वो किसी कीमत पर इसको मानने को तैयार नहीं। हम बात करते हैं क्यों नाराज है, क्यों आपको लगता है कि ये आपके लिए सही नहीं है? ये नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम लाया गया है या अचानक से 1 महीने पहले ला दिया गया है? पहले जब नोटिस थी तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पिछले सालों से जो एग्जाम होता चला आ रहा है पर सिर्फ यही होता था। छात्र जिसके लिए नाराज है उसी के लिए मतलब कि एग्जाम एक दिन में कई और करवाया जाएगा जिसकी वजह से जो रिजल्ट आएंगे वो एक मानकीकरण सेट नहीं है उसका। अच्छा, ये बार बार आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप टीचर के लिए हैं, तमाम जो मुकाबला बचाएगा ये, ऐसा होगा? सर ऐसा आयोग कह रहा है तो हो सकता है, लेकिन पर फिलहाल बच्चों को ऐसा नहीं लगता है क्योंकि जो क्वेश्चन सेट होगा ये 150 क्वेश्चन पहले भी बनाते थे तो उसमें 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो गलत होते हैं। क्या आप इतने सारे पेपर बनाएंगे, क्या उसमें श्योरिटी है कि वो क्वेश्चन सही होंगे? देखिए पिछला जो तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी हमारे साथ प्रयागराज से लाइव जुड़ गए हैं। शोएब, जिस तरीके से अभ्यर्थियों के मन में लगातार शंका पनपती जा रही है, लेकिन आयोग की तरफ से कोई समाधान अभी तक निकलने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, तो ये लड़ाई कहां जाकर रुकेगी, कब तक चलेगी और अभी तक क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? शोएब, देखिए, अगर आप बात करेंगे तो अगर अभ्यर्थियों का रुख जानना चाहे तो अभ्यर्थी किसी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना सिर्फ एक ही डिमांड है कि जो नई प्रणाली है वो उनको स्वीकार नहीं है, नए पैटर्न पे उन्हें एग्जाम स्वीकार नहीं है, पुराना जो पैटर्न था उसी पे एग्जाम कराई जाए। कोशिश की जा रही है, हालांकि आयोग की तरफ से अब तक जो कोशिश की गई है उसमें उन्हें जो नए नियम में परीक्षा हो रही है उसके फायदे बताए जा रहे हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि इससे कोई नुकसान अभ्यर्थियों का नहीं होगा, जबकि अभ्यर्थियों का कहना है कि वो इस नियम को किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे और यही उनकी एक दूसरी मांग है। आज तीसरा दिन है। अब हम जब आपसे बात कर रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले उसी उत्साह के साथ तो शोएब अगर छात्र ये कह रहे हैं कि भाई आपका जो ये डेवलपमेंट जिसे आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मॉडर्न कर रहे हैं, वो नहीं चाह रहे हैं, तो सरकार फिर इन अभ्यर्थियों के साथ ऐसा क्यों कर रही है? फिर तो वही बात हो गया कि किसी गंजे को सरकार कहीं बेच रही है कि ले लीजिए, बाल तो कभी ना कभी आ ही जाएंगे। तो अगर अभ्यर्थियों को या जो परीक्षार्थी है उनको नहीं चाहिए तो बात खत्म करें वहां पर, उसको खत्म करके, लेकिन बात तो खत्म ही नहीं हो रही है ना कहीं पे। देखिए, आप उम्मीद जरूर है, अभ्यर्थियों को लगता है कि कोई फैसला उनके हित में होगा, क्योंकि जो परीक्षा की तारीखें घोषित हो चुकी हैं और अभ्यर्थी इस बात से भी नाराज हैं कि जिस तरह से अचानक इस नए पैटर्न को बताया गया या उजागर हुआ, उससे वो कहीं ना कहीं नाराज हैं। उनको लग रहा था कि विज्ञापन से पहले इन चीजों को बताया जाता तो ज्यादा बेहतर। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, हम उनसे एक बार फिर आपको बताना चाहेंगे कि आप बताइए क्यों आपको लगता है कि ये जिस तरह से ये प्रणाली वो आपके फेवर में नहीं है? तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये नॉर्मलाइजेशन एक किस्म में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन इसका परिणाम ही है, परिणाम होगा ही। चलते दो, किसी को फोन आया होगा, हो जाएगा लगेगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, एग्जाम यदि दो किस्म में होगा तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लानी नहीं पड़ेगी। तो हम लोगों का मांग जो है वो सरकार को भी पता है, आयोग को भी पता है, लेकिन अब समस्या ये है कि आयोग को लग रहा है कि हम लोग ठंडे पड़ रहे हैं, हम लोगों का जोश ठंडा पड़ रहा है। दो लाइनें मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही, लहरों से टकराती तो है। यदि आपको लग रहा है कि छात्र जो है शांत हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हमारा संकल्प। शोएब, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शोएब हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरे संग्राम की पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अधिकारियों की जिस तरीके से आयोग की मनमर्जी चल रही है, छात्र कह रहे हैं कि नाव जर्जर ही सही लेकिन लहरों से टकराती तो है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अयोध्या से है, जहां खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के द्वारा राम मंदिर को उड़ाने की धमकी के मामले पर
अयोध्या इस वक्त हाई अलर्ट पर हो गया है। राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा की ओर से भी इसको मजबूत किया गया है। एसपी सुरक्षा ने राम मंदिर दर्शन मार्ग समेत प्रमुख स्थलों की जांच किया और सुरक्षा बलों के साथ निरीक्षण किया। आपको बता दें कि राम मंदिर की सुरक्षा आम दिनों से भी सख्त रहती है। सुरक्षा घेरे में होकर ही श्रद्धालुओं को राम मंदिर में प्रवेश करने दिया जाता है। 16 और 17 नवंबर को बम से उड़ाने की धमकी के बाद पुलिस का पूरा महकमा अलर्ट हो गया है। राम जन्मभूमि समेत रामनगरी की सुरक्षा बढ़ा दी। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से खाद को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि करहल में चुनाव है तब भी खाद नहीं मिल रही है, बाकी राज्य के हालात कैसे होंगे कहने की जरूरत है। तो अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां दिल्ली से अलीगढ़ आ रही ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ किया गया। महिला के विरोध करने पर महिला के पति के साथ दबंगों ने स्टेशन पर उतरते ही मारपीट भी की, जिसके बाद दबंग युवकों पर महिला ने छेड़छाड़ और पति के साथ मारपीट कर आरोप लगाया। तो वहीं पुलिस ने एक्शन करने की जगह उसके पति को ही उल्टा पुलिस के थाने पर बिठा लिया, जबकि आरोपी वहां से फरार हो गए। पूरा मामला बन्ना देवी थाना इलाके की बताई जा रही है। तो अगली खबर अयोध्या से है, जहां डेंगू का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अयोध्या में डेंगू के मरीजों की संख्या 509 तक पहुंच गई है। वहीं ग्रामीण इलाकों में 276 और शहरी इलाकों में 233 मरीज पाए गए हैं डेंगू के, और डेंगू से अभी तक 481 मरीज ठीक हुए हैं। अयोध्या में एक बार फिर से डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा होने के बाद सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की पोल खुल चुकी है और जनता नाकार चुकी है उन्हें। जनता ने मन बना लिया है और उसको कब पोलिंग बूथ पर जाकर अपनी ताकत दिखाने का मौका मिले और बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालने का मौका मिले। अगली खबर सीतापुर से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि केशरीगंज चौराहे पर एक गन्ने से भरे ट्रक के साइड में तेज रफ्तार ट्रैक्टर घुस गया। हालांकि दुर्घटना में ट्रक चालक और ट्रैक्टर चालक दोनों बाल बाल बच गए। रात का समय था और जिसके चलते आवागमन भी कम था और जिससे एक बड़ा हादसा होते होते चल गया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक के साइड में फंसे ट्रैक्टर को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकलवाया। अगली खबर मेरठ से है, जहां थाना सदर बाजार पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गोली लग गई। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने बदमाशों के पास से बाइक और तमंचा भी बरामद किया। तो खबर झांसी से है, जहां युवक को विधायक को जन्मदिन की बधाई देना थोड़ा महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि झांसी सदर विधायक रवि शर्मा के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के निवासी अभिषेक पाल नामक युवक ने बधाई दी, लेकिन कुछ लोगों को युवक का बधाई देना इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने बधाई देने वाले व्यक्ति को 3 दिन में जान से मार देने की धमकी फोन पर दे डाली। धमकी से घबराए युवक ने पुलिस अधीक्षक प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। वहीं नोएडा के थाना फेज 3 स्थित बहलोलपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पास के ही कबाड़ में अचानक आग लग गई। आग देखते ही देखते इतनी तेज फैल गई कि आग की लपटें झुग्गियों को भी अपनी चपेट में ली। झुग्गियों में लगी भीषण आग में करीब आधा दर्जन झुग्गियां जलकर खाक हो गई। दमकल विभाग की टीम आग पर काबू पाने के लिए जुटी और अवैध रूप से बनाई गई झुग्गियों में पहले भी आग लग चुकी। भैया लगभग आग पर काबू पा लिया गया है। धन्यवाद फायर ब्रिगेड का। भैया लगभग आग पर काबू पा लिया गया है। तो वहीं मेरठ के इंचोली थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग किशोरी और आरोपी को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पूरे 7 दिन बाद पुलिस को आरोपी की लोकेशन मिली और दोनों को बरामद कर लिया गया है। 6 नवंबर को इंचोली का रहने वाला आरोपी जिशान पुत्र शहजाद किशोरी को बहला कर ले गया था। लोगों ने बताया कि दोनों को पंजाब से लाया गया है। हालांकि पुलिस अभी सही लोकेशन नहीं बता रही है।
वहीं अमेठी में अयोध्या मार्ग तिलोई के राजामऊ के पास अर्धनिर्मित पुल गिरने का मामला प्रकाश में आया। लोगों में इस घटना को लेकर काफी नाराजगी है। स्थानीय लोगों ने ठेकेदार पर कार्रवाई करने की मांग की है। लोगों ने पुल का निर्माण घटिया सामग्री के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। कार्यदायी संस्था के ठेकेदार नहर में पड़े मलबे को हटाने में जुटे हुए। तिलोई तहसील के राजामऊ के पास शारदा सहायक खंड नहर पर अर्धनिर्मित पुल टूटकर नहर पुल के गिरने से लोगों में भारी आक्रोश है। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते हैं इंडिया वॉइस। नमस्कार।